नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर से अपने ज़िले के एक ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में हूं जो अपने आप में हमारे लिए, हम सबों के लिए अभिभावक हैं और गौरव हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामजीवन बाबू का। आइए हमारे ज़िले के सम्मानित अभिभावक, पूर्व मंत्री, सांसद और कई सम्मानित पदों को अपनी प्रतिष्ठा से शोभित करने वाले रामजीवन बाबू का सानिध्य लेते हैं और जो समसामयिक मुद्दे हैं इन पर इनकी प्रतिक्रिया लेकर आप तक इनकी बात पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम सर, केवी स्टूडियो की ओर से पुनः आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। सर, देश में जो एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है जिससे कहीं ना कहीं लगातार समय से जो ये किसान आंदोलन के नाम पर जो देश का माहौल बना हुआ है, एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक कुशल राजनेता के रूप में और एक किसान के रूप में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान का मुद्दा आज नहीं, शुरू से किसान का मुद्दा उठता रहा है। एक समय था कि महेंद्र सिंह टिकैत, शरद जोशी महाराष्ट्र में, उसके पहले आज़ादी के पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो समय समय पर किसान के मुद्दों को लेकर आंदोलन होते रहे, संघर्ष होते रहे, चर्चा भी चलती रही, लेकिन किसान का जो मुद्दा है, किसान की जो समस्या है, फिर वहीं को वहीं रह गई। कुछ ऐसे मामले हैं कि चाह करके भी कुछ नहीं किया जा सकता है। मुझे भी किसान आंदोलन में काम करने का मौका मिला देश स्तर पर। महेंद्र सिंह टिकैत, मैं, शरद जोशी, ये सब एक साथ मिल कर के भी किसान मुद्दे पर काम किया, लेकिन मामला जहाँ का तहाँ पर रहा। बैताल उसी डाल पर लटका रह गया। बैताल वहाँ से निकला नहीं। चूँकि असल है, किसान का सवाल है कि किसान जो पैदा करता है वही उसका, समझिए कि पासबुक है। जब कोई ज़रूरत पड़ी तो सोचता है कि चलो कहीं नहीं है, 2 मन गल्ला बेच के इस काम को कर लें। और जब वो बेचारा, उसको कहते हैं कि डिस्ट्रेस सेल, मजबूरी में बेचना पड़ता है, और जब मजबूरी में बेचता है तो उसको वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। किसान को अगर वाजिब दाम दे दिया जाए, और वाजिब दाम देने में लागत खर्चा से, हमेशा वो कहा करते थे कि उपज के लागत खर्चा से 1.5 गुना से ज़्यादा देना चाहिए। दो चीज़ें हैं, किसानिया सामान और कारखानिया सामान। किसानिया सामान जो खेती में पैदा, ज़मीन पर, कारखानिया सामान जो कारखाना में। अब कारखानिया सामान का दाम देखें, हमेशा खरगोश की गति से चलता है, कछुआ ये, और इसका चलता है कछुआ की कक्षा गति से। किसान की बहुत हुआ तो चलो है, इतना कहीं सपोर्ट प्राइस का हो, इतना बढ़ा देते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि पिछले साल सरकार ने कीमत बढ़ा दी मंडी में धान की, फिर भी कितनी अनब्याही रह गई बेटी किसान की। तो थोड़ी बहुत राहत दे देने से किसानों की समस्या का निदान नहीं हो पाता। इसीलिए एक ज़माना था जब लोग कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट सेवा भीख निदान, है ना। निकृष्ट आखिरी भीख निदान, नौकरी को कहते थे निकृष्ट, खराब, भीख निदान। और आज तो हो गया है, सुख चाहो तो नौकरी, धन चाहो व्यापार, और ऋण चाहो खेती करो, यही जगत व्यवहार। 1915 में पंजाब के एक अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था कि भारत का किसान कर्ज में पैदा लेता और कर्ज में ही मर जाता है। इसी बात को 1940 में ये प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर, अभी याद पड़ जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने भी यही कहा था कि भारतीय कृषक कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जिंदा रहता है और कर्ज को लादे संसार से चला जाता है, कर्ज से कभी मुक्त हो नहीं पाता है। इसके लिए बहुत आंदोलन हुए, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सका।
सर मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे आंदोलन हुए और उस आंदोलन का आप भी हिस्सा रहे, आपने सरकार में भी बहुत दिनों तक अपना योगदान दिया, मंत्री के रूप में भी, सांसद के रूप में भी, विधायक के रूप में भी। सर आपको नहीं लगता कि किसान सिर्फ वादों और सियासतों का कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, खेती घाटे का रोजगार है। घाटे का कहा ना कि जैसे मैंने कि एक ज़माना था कि उत्तम खेती, उस समय खेती के सिवा उद्यम का कोई दूसरा उपाय नहीं था, ऑप्शन नहीं थे। इसलिए खेती। दूसरी बात, आबादी कम थी, ज़मीन का रकबा ज़्यादा था, लोगों का रहन सहन भी बहुत सीमित था। अब तो विज्ञान की तरक्की के साथ साथ लोगों का रहन सहन भी बढ़ गया और ज़मीन का रकबा घट गया। तो बहुत बार ये चलता था कि साहब ज़मीन टुकड़े टुकड़े में है बटी हुए इसलिए, और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो ये कर दो तो गरीबी किसान खेती ठीक हो जाए। तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, पंजाब और हरियाणा में प्रताप सिंह कैरो, उसमें पंजाब हरियाणा यूनाइटेड था, एक तो ज़मीन की ये समय चकबंदी कर दी, छोटे छोटे टुकड़े में जो ज़मीन बटी हुई थी उस सबको चकबंदी कर दी कि 5 एकड़ से एक कम टुकड़ा एक भी नहीं रहेगा, और इंच इंच में पानी की व्यवस्था कर दी। ये भी कर दिया कि साहब जिसमें पटवन का होगा उस समय डोमेस्टिक काम में बिजली नहीं लगी, पहले खेत का पटवन खुलेगा तब डोमेस्टिक में लगेगा, और पंजाब का उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा दिया। तो 2007 में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कमीशन बहाल किया। उसने रिपोर्ट दी कि 40% कृषक कर्ज में दबे हुए रहते हैं। 40% कृषक खेती रोजगार छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाना चाहते हैं, ये कहा। मनमोहन सिंह ने फिर दूसरा कमीशन बनाया 2011 में। उसने दिया कि साहब की माने औसत भारतीय कृषक के ऊपर औसत 12,485 रुपये भारत का प्रत्येक कृषक परिवार के ऊपर औसत कर्जा है। और जिस पंजाब और हरियाणा को हम कहते हैं सरप्लस स्टेट, वहाँ 41,000 प्रत्येक कृषक परिवार के ऊपर कर्जा है। तो ये मैंने इसलिए कोट किया कि जो ये लोग कहते हैं कि कृषि में सिंचाई नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, इसलिए पंजाब में तो सब है। और इतना ही नहीं, पंजाब में जो उत्पादन होता है वहाँ का फूड कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब 70% वो अपने अनाज खरीद लेता है, बाकी 30% फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो खरीद लेता है। लेकिन इसके बाद भी पंजाब का किसान सबसे ज़्यादा कर्ज में दबा हुआ है, समझे ना। सर एक बात लेना चाहेंगे आपसे, सरकार जब कह रही है कि ये जो बिल आया है तीनों बिल किसान के हित में है, और जो किसान हैं वो कहते हैं हमको बिल नहीं चाहिए, हमारा जो है मांग ये बिल वापस लीजिए, यानी सरकार का कहना है ये किसान के हित में है और किसान कहती है कि बिल के खिलाफ हैं हम, क्या कहना चाहेंगे सर? जो पक्ष या विपक्ष में, ऐसे मैं एक बात कहूँ कि मैंने उस बिल को पढ़ा नहीं है ना, क्योंकि बिल इस रूप में आया नहीं कि, और मैं दिल्ली जाता तो प्राय वहाँ पार्लियामेंट में जाता था तो बिल की कॉपी मैं ले लेता था। इधर एक बरस से दिल्ली में गया नहीं हूँ, बिल को पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक व्यवहारिक सवाल है कि ये लाख आप बिल बना दो, एक्ट बना दो, नियम बना दो, हकीकत तो ये है कि एक तो पहले कि खेती ये प्राकृतिक चीज़ है, प्रकृति आधारित है। मैं अपना एक उदाहरण दूँ, 2000 ईस्वी में करीब 20 एकड़ में मेरा धान का खेत था, बहुत बम्पर क्रॉप, पूसा का बीज था, बहुत अच्छा ही। कटनी हुई, धान का पथारी सब बिछा बोझा पड़ा हुआ रहा, 2 दिन उसको सूखने के, कटनी खत्म होते इतनी वर्षा हुई कि ये हो गया। 3 दिन छोड़ दिया, 3 दिन धूप लगी, हुआ कि अब कल होके समटेंगे, अब धूप में फिर इतनी वर्षा हुई कि सब ज़मीन में ही रह गया। तो ये कहा कि एक तो कृषि मौसम आधारित है ना, इसको मान लीजिए कि प्रकृति आधारित है, वो नियंत्रण में है। एक दूसरा कि किसान का एक फ़ायदा हो कि जो पैदा हो वो सरकार खरीद ले। कई बार जब योजना काल आया प्रथम पंचवर्षीय योजना में,
तो प्रत्येक ब्लॉक में करीब करीब वहाँ पर बनाया गया ये व्यापार मंडल कि किसान का अनाज जो है वही उसका पासबुक है। आज घर में किसान का बेटा बीमार पड़ा, किसान के पास पैसे नहीं है, क्या करेगा? 2 मन अनाज बेच लेता है। अब बेचता उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, मजबूरी में बेच रहा है, तो खरीदने वाला उसको कम दाम देता है। तो व्यापार मंडल इसलिए बनाया गया कि किसान अपना गला अनाज वहाँ रख देगा, 75% दाम वहाँ ले लेगा तब तक, और फिर रहेगा जब दाम काफ़ी बढ़ेगा तो ऊंचा दाम उसको मिलेगा, जो उसे 2% 2.5% अपना इंटरेस्ट काट के रखा होकर लेकर के दे देगा। तो ये लेकिन चला नहीं, ये सब भी करे लेकिन ये सब चला नहीं। इसलिए किसान का तो बहुत बार आंदोलन हुआ सब चीज़, लेकिन कोई राहत वाली चीज़ आंदोलन हो जाए, ये सब पॉलिटिकल चीज़ हो जाती है। और ऐसी अब इस देश की मान्यता प्राप्त एक भी दल बाकी नहीं है इस देश का जिसको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में जाने का मौका नहीं मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे कोई भी दल हो, अगर हम बात करें कांग्रेस की, लंबे समय से शासन में रही है, सरकार में रही है, और आज जिस कृषक बिल का वो विरोध कर रही है, कभी वो खुद उस बिल को लेकर आई थी सर। वही कहा, बल्कि सरकार उसी माने कम्युनिस्ट पार्टी के चतुरानंद मिश्र भारत सरकार में 2 बार कृषि मंत्री रहे। वही ने कहा कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, दूसरे दलों की सरकार, एक भी मान्यता प्राप्त दल नहीं है जिसको केंद्र और राज्यों में सरकार में जाने का नहीं मौका, डायरेक्टली या साझा में। लेकिन किसान की समस्या का निदान अपोजिशन में कहते हैं, जाते हैं तो किसान की बात करते हैं, और सरकार में जाते हैं तो वही मजबूरी दिखलाते हैं जो हर सरकार दिखलाती है ये करने के लिए। धन्यवाद सर आपका। सर एक और प्रश्न लेना चाहेंगे आपसे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो लाल किला, जो प्राचीर है हमारा देश का आन बान और शान है, वहाँ जो कुछ भी हुआ, आपको नहीं लगता कि वह पूरे देश के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए शर्मसार करने वाला था? बिल्कुल, मैं आपकी राय से सहमत हूँ। ये दुखद घटना है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, आलोचना की जाए, कम है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी ये कोई दल का त्यौहार नहीं, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है ना। उस दिन किसी भी तरह का, ऐसे भी हमारा राष्ट्र का झंडा है, जिस झंडा के लिए हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, गोलियों में गए, शहादत, जेल की शहादत सही की। तो इसलिए ये करना देश के ये राष्ट्रद्रोह है, ये नहीं करना चाहिए। जिसने किया है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। एक, जहाँ तक दूसरा पक्ष मैं लेता हूँ, ये हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद कर दिया गया। आज़ादी का क्या मतलब है इसी लोगों ने समझा नहीं कि आज़ाद देश का नागरिक का क्या कर्तव्य होता है। आज़ादी को कहते हैं स्वराज। स्वराज का माने अपना राज। तो जिस तरह से अपनी संपत्ति की हम हिफाजत करते हैं, तो देश ये राज अपना है ना, तो इसके हिफाजत उसी रूप में करनी चाहिए जिस रूप में हम अपनी संपत्ति करते हैं। स्वराज है, अपना राज है ना। लेकिन 73 वर्षों में ये आम लोगों को ये चीज़ सिखाई नहीं गई कि स्वतंत्र देश के नागरिक का क्या कर्तव्य है, स्वराज का क्या मतलब है। नहीं तो स्वराज का मतलब से लोगों ने समझ लिया, दिनकर जी ने लिखा है, अरे दिन दहाड़े ही जुल्म ढाता है, रेलवे का स्लीपर उठाए कहा जाता है। तो जवाब देता है, अजीब तेरा हाल है, तू तो बड़ा कमाल है, अजीब तेरा हाल है, इसमें तेरा क्या लगा, यह तो सरकारी माल है। राष्ट्रीय संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में लोग फर्क नहीं। दूसरी जगह आगे दिनकर जी कहते हैं, अरे यार तू तो बड़ा शेर दिल है, बीच राह में ही लगा रखी महफिल है, हट जा, लगने जाए कहीं मोटर के झटके, नाचना है तो नाच सड़क से हटके। जवाब देता है, तू ही सड़क से हटके क्यों नहीं चला जाता है, कार पर बैठ के अपनी सेकी बगाड़ता है, झाड़ देंगे तुझ में जो तरक भरक है, पूछने चला है तेरे बाप की सड़क है। भूल जाए अपनी सेखी और मर्जाद, जानते नहीं अब यह देश है आज़ाद। आज़ादी का मतलब उच्छृंखलता नहीं है, आज़ादी का मतलब है कर्तव्यनिष्ठ होना। स्वराज का मतलब है अपनी चीज़ को हम अपने समझें, हमारा राज है, हम अपनी संपत्ति अपने राज की ढंग से हिफाजत करते हैं, इसकी हिफाजत करने के। लेकिन 73 वर्षों में ये राजनीतिक दल का भी दोष है कि डेमोक्रेसी तो ला दी, लेकिन डेमोक्रेटिक देश के नागरिक का क्या कर्तव्य है
ये नहीं बताया गया। इसीलिए ये सारी चीज़ें ये लोग समझते हैं कि ये सरकार चीज़ है। आज भी क्यों नहीं कहते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी कागज़ पर भले राष्ट्रीय त्यौहार हो, इसको लोग कहते हैं सरकारी त्यौहार। 73 वर्षों में जिस तरह से छठ के लिए, दुर्गा के लिए, होली के लिए कौन प्रचार करता है? लेकिन जब 26 जनवरी आएगा, 15 आएगा, सरकारी त्यौहार हैगा, ये राष्ट्रीय त्यौहार अब कागज़ पर भले बन गया लेकिन लोगों की मानसिकता में नहीं बना सके। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी वालों का ये कर्तव्य था, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबों का ये कर्तव्य था कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करते। आज़ादी का महत्व क्या है, लोकतंत्र का क्या महत्व है, इसको अगर शिक्षित करते तो संविधान बना देने से संस्कार नहीं बनता है ना। सर, जब लंबे समय से सरकार और किसान के जो दल हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, सरकार का कहना है कि हम फिलहाल 1.5 साल तक इस बिल को, इस कानून को टाल रहे हैं, बार बार मध्यस्थता होती है, बार बार बातचीत होती है, लेकिन नतीजा फिर ज्यों के त्यों होता है। आखिर क्या कारण है कि कोई निष्कर्ष इस आंदोलन का अभी तक नहीं निकल रहा? कहना कि मैंने कि ये आंदोलन ये सब पॉलिटिकल, इसको और भी छोड़ दीजिए। जो भी भारत के कृषि मंत्री हैं, मेरा पक्ष या कोई दल से मेरा कोई सरोकार नहीं है, एक तटस्थ नागरिक के रूप में बता रहा हूँ, बेटा के नाते नहीं, एक तटस्थ नागरिक कि कृषि मंत्री भारत सरकार ने कहा कि आप बैठें, जो लोग विरोध में आंदोलन कर रहे हैं बैठो, इसमें जो कृषि कानून बना है इसमें कौन क्लॉज है, कौन एक्ट है, कौन नियम है, कहो कि ये गलत है, उसको हम बदलेंगे, किससे किसानों का हित होगा, आओ बैठो, इस पर विचार करो, बात करो, तब न कहेंगे इससे दरअसल किसान, हम उसको चेंज करने के लिए, संशोधित करने के लिए तैयार हैं, आओ बैठो। क्यों नहीं बैठ रहे हैं लोग? अगर किसान का हित, तो अगर कहते हैं कि ये जो विधेयक बना है, जो ऑर्डिनेंस आया है, इसको आप, अध्यादेश आया, इसको आप वापस ले लो, क्यों? कहो ना इसमें ये खामी है, नहीं पहले वापस, नहीं बैठो। मैं देखता हूँ कि जो कृषि मंत्री हैं, अच्छा मुझको लगा कि वो कह रहे आओ बैठो, अगर इसमें कोई ऐसा क्लॉज, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा है जिससे किसान का हित होने वाला है, तुरंत उसको हम वापस लें। सर, आपको नहीं लगता कि चूंकि ये बिल एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं एंटी मोदी का जो भावना लोगों में है, ये इस आंदोलन में साफ देखा जा सकता है? एक बात देखिए, कहा ना मैंने कि इस देश में डेमोक्रेसी लाई गई, लेकिन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं बन सका। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सत्ता पक्ष और ये देखिए, गुलाम देश का, सुन लीजिए, गुलाम देश का शासन चलता है डर, डंडा और दमन से। आज़ाद देश का शासन चलता है समझौता से, सहयोग से, सामंजस्य से। और आज़ाद देश में अगर डेमोक्रेसी है तो समझौता, बात चलती, निर्णय होता है विमर्श से, बहस से, वोट से। आज़ाद देश का शासन चलता है यानी समझौता से, सहयोग से, सामंजस्य से। लेकिन आज़ाद देश में अगर डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो विमर्श से, बहस से, वोट से। पहले आपस में विमर्श करो, बात नहीं बनी तो बहस कर लो। पंचायत का मामला है पंचायत में, जिला का मामला है जिला समिति में, राज्य का मामला है असेंबली में, केंद्र का मामला है लोकसभा में, और उससे भी नहीं हो तो वोट करा लो। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन व्यवस्था चलती है विमर्श से, बहस से, वोट से। तो इस पर, लेकिन यही है कि दोनों में सत्ता पक्ष जब चले जाते हैं तो समझते हैं कि सत्ता ही सब कुछ है और अपोजिशन वाले नहीं, दोनों में लोकतांत्रिक कैरेक्टर होना चाहिए। जो लोग देखता हूँ वही जब सत्ता में चले जाते हैं तो उसी रूप में करते हैं जिससे दूसरा दल करता है। जिस दल का मान ले वो अपने पायलट करता है असेंबली या पार्लियामेंट में, अपोजिशन में चला जाए तो उसका विरोध करने लग जाता है। अब जैसे एफडीआई वाला मामला था, बीजेपी ने ये किया था, पायलट नहीं हो सका तो सरकार उनकी तुरंत गिर गई थी। कांग्रेस, तो कांग्रेस वाला मान ले जब बोला तो वही बीजेपी वाले विरोध करने लगे। जी जी है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो विरोध करने लगे। अरे जब अपोजिशन में सरकार में हो तो उसको करने के लिए अपोजिशन में गलत कैसे हो जाएगा? यही कहा कि इस देश में देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस व्यवस्था के अंग होते हैं। दोनों को रीजनेबल होना चाहिए, लोकतांत्रिक कैरेक्टर होना चाहिए।
ये नहीं कि लोकतंत्र में हम हैं तो अब हर बात का विरोध ही करें। ठीक है, गलत हो उसका विरोध करो, लेकिन जो सही है कि कल खुद आकर के तुम सत्ता में करोगे तो उसका समर्थन करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक किसान के रूप में, एक कृषक बेटा के रूप में, जैसा कि आपने जिक्र किया किसानों की स्थिति, सरकारें आई गई, बहुत सारी पार्टियों ने किसान के लिए दम भरा, वादे किए, लेकिन सिर्फ सिर्फ बातें ही जुबानी हुई रह गई, उनके नारे रह गए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार किसान खुशहाल हो, उनका परिवार कर्ज मुक्त हो और बेहतर ज़िंदगी जी सके। देखिए, अमेरिका जितना वहाँ टोटल एग्रीकल्चर लैंड है, खेती योग्य जितनी ज़मीन है, सभी किसान खेती को छोड़ करके मात्र 1.3% आदमी के हाथ में चली गई। 1.5% से वहाँ की टोटल कृषि योग्य भूमि 1.5% से कम आदमी के हाथ में, सारे लोग खेती छोड़ के भाग गए। तब जबकि अमेरिका सबसे ज़्यादा सब्सिडी भी देता है कृषकों को। खेती घाटे का रोजगार है, समझे ना? लेकिन सही बात है सर, लेकिन सर खेती अगर होगा ही नहीं, किसान कोई बनेगा ही नहीं, तो ये अन्नदाता रहेंगे ही नहीं, तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? कोई जिंदा कैसे रहेगा? इसलिए कहा कि एक तो ये है कि इसको फार्मिंग करना पड़ेगा, समझे ना? 1000 2 4 हजार एकड़ का खेती ये करते हैं और उसको फार्म के उस रूप में इसको करना पड़ेगा। ये खेती तो करनी ही पड़ेगी। तो खेती करने के लिए इंडिविजुअल को छोड़, किसान कहा ना कि 50% कृषक खेती छोड़ के स्वतः भाग रहे हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे पिताजी के पास 150 बीघा ज़मीन थी, पढ़े लिखे नहीं थे, कैथी लिखना जानते थे, लेकिन थोड़ा प्रोग्रेसिव थे। 1950 और 1955 के बीच में सभी ज़मीन को हटाकर उन्होंने 60 बीघा 65 बीघा का एक यहाँ अपना घर पर बना, एक प्लॉट बनाया। और आज मान ले हमारी, और अपने ज़माने में 12 इंच की बोरिंग कराई कि आज पानी की ज़रूरत, आज पानी देंगे, ट्रैक्टर लिया, सारी चीज़ें की, और आज हम खेती छोड़ के भाग रहे हैं। इसलिए घाटे का रोजगार है, समझे ना? इसलिए किसान के, और न तो इसमें ये समझिए कि सुख है, न सम्मान है, न सुख है। एक आज भी समझिए किसान की बेटी से कोई शादी करने, जिस किसान के घर में कोई नौकरी, ठेका या व्यापार नहीं है, उस घर में कोई अपनी बेटी को भी देना नहीं चाहता है। किसान की बेटी से, किसान के बेटा से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, अपनी बेटी देने के लिए। यही, न तो इसमें सम्मान है, न सुविधा है, न आमदनी है। इसलिए खेती छोड़ के लोग भाग रहे हैं। इसलिए इसको और देखे अंत में जाएगा कि इसको बड़ा बड़ा फार्मिंग करना पड़ेगा, किसानों को कोई उनको दूसरे रोजगार में जाना पड़े, छोटा छोटा कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग है ना, कृषि आधारित उद्योग खड़ा करके और लोगों को रोजगार देना होगा। और खेती को फार्मिंग करके बिग फार्मर्स इसको बना करके ही करना पड़ेगा, चाहे कोऑपरेटिव करे, सरकार करे, ये करने के तभी होगा। और नहीं तो किसान से हमने, किसान एक और देखिए, अब मजदूर नहीं मिल पाता है टाइम पर, कटनी के टाइम में, बुआई के टाइम में, कटनी के टाइम में, निकौनी के टाइम में मजदूर नहीं मिल पाता है। ये हालत हो गई किसानों की। मैं अपने एक प्लॉट, हमारा 40-50 बीघे का एक प्लॉट, अपना लिफ्ट बोरिंग, 20 वर्ष का मोटर, अपना ट्रैक्टर, हम खेती छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। कृषकों की जो समस्याएं हैं, क्या कारण है किसान कोई बनना नहीं चाहता है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, और सरकार कितना उदासीन है, चाहे पार्टी कोई भी हो, सब विभिन्न बिंदुओं पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे। हाल ही में एक बयान आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जातिगत जनगणना का पक्ष रखा है, और इसको लेकर तरह तरह की आलोचनाएं हो रही है उनकी। एक कुशल राजनेता के रूप में, एक अनुभवी राजवक्ता के रूप में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कराना चाहिए। क्योंकि एक बात देखिए कि जात के लिए कानून बनता नहीं है, कानून बनता है जमात के लिए। किसान के लिए कानून बनेगा, किसान को एक जात का नहीं होता है।
खेतिहर मजदूर के फायदे के लिए कानून बनेगा, खेतिहर मजदूर कोई एक जात का नहीं होता है। शिक्षक के लिए हक के लिए कानून बनेगा, शिक्षक एक जात का नहीं होता है। कारखाना के मजदूर के लिए कानून बनेगा, उसके फायदे के लिए एक जात का नहीं होता है। जब जात के लिए कानून बनता नहीं, कानून बनता है जमात के लिए, तो फिर अलग अलग जातियाँ गणना करने की क्या जरूरत। कभी रहा हजारों वर्ष पहले कि पहले था, उसमें भी जब जातीय व्यवस्था हुई थी ना, तो उसमें था कि ये चातुर्वर्णम्या सिस्टम गुण कर्म विभाग से, चारों वर्णों की सृष्टि की कर्म के आधार पर। जैसे जिनमें जिनमें जो प्रवृत्ति थी, जिनमें जो गुण था, जैसे गुण का ये मतलब हुआ, जैसे आग का गुण है गर्म तपिश होना, पानी का गुण है आर्द्र होना। तो जिसमें जो स्वभाव था, जिसमें शोध की प्रवृत्ति थी, ये जगत क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, जिनमें जानने की प्रवृत्ति थी, उनको ब्राह्मण कहा गया। और जिनमें डोमिनेटिंग टेंडेंसी थी, जैसे क्लास में पढ़ने में वोटर हो जाएगा वही मॉनिटर, खेल के मैदान में कैप्टन, है ना। तो जिनमें डोमिनेटिंग टेंडेंसी थी वो राजपूत, जो जिनका न बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा संपत्ति, सब कुछ है, व्यवसाय। और जो बिल्कुल निष्काम कर्मयोग जो था, कोई जाति नहीं थी, नो निष्काम कर्मयोग, बिना किसी कामना के, बिना किसी लोभ लालच के, फायदे के, जो सेवा की प्रवृत्ति जिसमें थी, ये शूद्र। कोई जातियाँ नहीं थी। ये समझिए गुण के आधार पर, जिसको कृष्ण ने कहा चातुर्वर्णम्या सिस्टम गुण कर्म विभाग से, चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, गुण के आधार पर, जिसमें जो प्रवृत्ति थी, जिसमें जो गुण था, उसको किया गया। बाद में ये जा करके जन्मना हो गया, पहले कर्मना था, बाद में इसको लोगों ने धीरे धीरे करके जन्मना बना दिया, जो विकृति चली आई। तो इसीलिए कहा कि अब ये जाति आधारित, इसको मिटाना, जमात की बात होनी चाहिए। जब जात के लिए कानून बनता नहीं है तो जमात की बात क्यों करते हो, क्यों अलग अलग इसको कर रहे हो। अब इसको और मिटाना चाहिए, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। धन्यवाद सर। अंतिम प्रश्न के रूप में लेना चाहूँगा मैं आपसे, चूँकि आपने इस बेगूसराय में वो मिसाल पेश की है कि आज अगर मझौल अनुमंडल है तो सिर्फ आपके संकल्प और आपकी इच्छा शक्ति की वजह से। और आज आपसे ही प्रेरणा लेकर हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारे बेगूसराय के जो राजनेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनमें भी इच्छा शक्ति और हमारी जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, हम सबों का एकमात्र जो इच्छा शक्ति एक साथ हो जाए। दिनकर जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय की हम चाहेंगे, इस पर आपका भी उद्बोधन हम तमाम सुनने वालों तक पहुँचे। नहीं, देखिए, दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय खुले, मैं स्वागत करूंगा, अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे बिहार के, बेगूसराय के नहीं, बिहार के गौरव, हिंदी जगत के गौरव, हिंदी जगत के एक हस्ताक्षर है ना। इसलिए मैं चाहूँगा कि दिनकर जी के नाम पर हो, अच्छी बात है, मैं इसकी मांग करता हूँ, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, ये होना चाहिए। और ये जहाँ तक इसके साथ साथ, एक तो ये उसका मांग का, दूसरी ये कि आज जो स्कूल कॉलेज और सब जगह पढ़ाई ख़त्म हो गई है, इसको फिर पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि पढ़े लिखे लड़के अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ परीक्षा में कराई और सारी चीज करके हो, और सिर्फ डिग्री देने से कुछ नहीं होगा। इस पर कड़ाई के साथ एग्जामिनेशन लो, जिससे ज्ञान बढ़े, डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज बीए पास और उनसे पूछे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कहेगा 5-10, जरा सबका नाम हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिख दीजिए, नहीं लिख पाता। ये डिग्री से क्या फ़ायदा। ये नौकरी तो मिलेगी, कहे जाओगे तो इंटरव्यू में, फिर वहाँ टेस्ट होगा, ये डिग्री से क्या फ़ायदा। इसलिए इस आधार पर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जो ख़त्म हो गई है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि साहब फिर से पढ़ाई शुरू करो। पढ़ाई में, एग्जामिनेशन में जितनी कड़ाई करोगे, नीतीश जी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीतीश जी जब सरकार बने, इन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी को फेल नहीं किया जाए। अरे एग्जामिनेशन का भय नहीं रहेगा तो लड़के पढ़ेंगे नहीं, इलेक्शन का डर नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल आदमी कोई जनता के बीच में नहीं जाएगा। इलेक्शन का डर नहीं रहे तो कोई उसमें नहीं जाएगा, पढ़ाई का भय नहीं रहे, परीक्षा का भय नहीं तो लड़का पढ़ेगा। परीक्षा देना चाहिए, ये नहीं तो फिर डिग्री का क्या फ़र्क।
लड़का अच्छा है, वह क्या नौकरी दोगे, फिर डिग्री पर नहीं दोगे, डिग्री के साथ साथ उसके मेरिट पर दोगे। अब मेरिट तब होगी जब पढ़ाई होगी, अब पढ़ाई कराई तब होगी जबकि परीक्षा का डर रहेगा। ऐसे तो 10% आदमी बिना पढ़े, बिना जो पढ़ने वाला है बिना परीक्षा का वो पढ़ेगा ही, लेकिन 90% पढ़ता है डर से कि नहीं तो इम्तिहान में फेल कर जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कड़ाई होनी चाहिए, परीक्षा में कड़ाई हो। अरे हम लोग के टाइम में 4 परीक्षाएं होती थी, तिमाही, छमाही, नमाही और सालाना। बाद में आई घट करके 2 परीक्षा होने लगी। आई अब इसके बाद फिर आ गया था टर्मिनल, है ना, बीच में आ गया था कुछ और ये करने के लिए, लेकिन सबको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हो। और नीतीश ने कह दिया कि परीक्षा में फेल ही नहीं किसी को हो, तो वो डिग्री से क्या फ़ायदा, दे दो घर बैठे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपका सानिध्य हमें मिला और आप स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, संपूर्ण जिलावासी को आपका सानिध्य मिलता रहे, आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त होता रहे। पुनः आपका हमारे केवी स्टूडियो परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये रोशन जी को मेरी तरफ से बधाई, है ना, काफ़ी वो आगे बढ़ें और इसको और थोड़ा विकसित करें और विकसित करें, है ना, जो कि समझिए कि और लोगों को इससे फ़ायदा हो, इसके और जानकारी मिल सके और इसका विभिन्न रूप में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर गई है, मैक्सिमम उसका उपयोग करके आप इसको और विकसित करें, बढ़ावें। मैं आपकी शुभकामना चाहता हूँ, आपकी काफ़ी तरक्की हो, ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपका आशीर्वचन हम सबों को मिलता रहे। केवी स्टूडियो परिवार की ओर से अभी आपने हमारे जिले के सम्मानित, हमारे जिले के गौरव रामजीवन बाबू के विचार सुने। जल्द ही ये विचार आप देख पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ फेसबुक पर डॉक्टर रोशन कुमार को भी ज्वाइन करके आप इनके विचार से अवगत हो सकते हैं। आज इन्होंने किसान आंदोलन के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में जो ह्रास हुआ है और लोगों में जो नैतिकता का पतन हुआ है, इस पर अपने विचार रखे। जल्द ये विचार आप सुनेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।